रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक दिन मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया, हे भगवान! जब मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीज़ों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद में से हड़बड़ाकर उठ बैठी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो उस समय रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति अविनाश अभी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं अविनाश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से अविनाश के साथ हुई थी। मैं बहुत अमीर ख़ानदान की बहू बनी थी और मैं खुद भी एक अमीर ख़ानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख करने वाले इंसान थे। मैं उनके स्वभाव को अच्छे से जानती थी। मेरी अविनाश से लव मैरिज की थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान से थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते से ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी। एक लड़की की चीखें थी, आवाज़ थी जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखो कि आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज़ आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, इसीलिए ऐसे कैसे मुँह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती थी। आधा घंटा यह आवाज़ें गूंजती रही। उसके बाद शांति सी हो गई। मुझे अविनाश की नींद देखकर बड़ी हैरत हुई। इतनी जोर में कैसे सो सकता है? लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ें आनी ऐसे बंद हो गई थी जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा लेट गई और अब मेरी आँखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की और वह कैसे, क्यों चिल्ला रही थी? और सब लोग उसकी आवाज़ पर खामोश क्यों थे? वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस लगा था, क्योंकि जहाँ यह हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल था। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव में आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत सुंदर बना हुआ था।
और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसी लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मेरा कमरा फूलों से और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग में ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की आगोश में चली गई। सुबह अविनाश प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहे थे। कहने लगे, उठ जाओ मैडम जी, यह शहर नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंख खोली तो वह उठ चुके थे। अविनाश बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहे थे। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चले गए। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बड़ी ही मुश्किल से उस जोड़े को पहना। अविनाश कमरे से जा चुके थे तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे गहने पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर 1000 के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए इंतज़ार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से यह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, अविनाश की पत्नी। सभी औरतें मुझे नमस्ते कहने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाई थी, क्योंकि तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अपने कमरे में अंदर गई और एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। अविनाश से तो मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे। गांव के कुछ और ही रस्में रिवाज होते हैं, जिसमें पति पत्नी आपस में कम और दूसरों से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। रात को मैं थकान से चूर हो गई थी, इसीलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई
और अविनाश मुझे कहने लगे कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। यह सुनते ही मैंने अपनी आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा कि अविनाश, बस जल्दी से शहर जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों अविनाश की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वह बेड पर लेटे कर बैठ गए और कहने लगे कि अभी तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उन्हें घूरने लगी। अविनाश, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह तुम अच्छे से तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह गहरी सोच में चले गए। उन्होंने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगे। मैं नींद में चूर थी, इसीलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें जोर से खुली थी। फिर से वही एक लड़की की चीख पुकार अपने बचाव के लिए। वह मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और अविनाश को भी जगा दिया। वह नींद में मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, अविनाश, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात सुनकर अविनाश ने नज़रें चुराई और कहने लगे, कैसी आवाज़ है? मुझे तो यहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मैं उनकी यह बात सुनकर हैरान रह गई। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अविनाश को नहीं आ रही है। मैंने हैरत से अविनाश की तरफ देखा और कहा कि यह लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगे, नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुके थे और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर के कारण मैं अविनाश से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था, क्योंकि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह ही मैंने अविनाश से शहर जाने की जिद करनी शुरू कर दी। अविनाश ने कहा कि उन आवाज़ों ने हमें कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या मेरी भाभियों यहाँ पर रह सकती थी? मुझे अविनाश की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने अविनाश से पूछा कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर अविनाश चाय का कप हाथ में ही रह गया, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। अविनाश ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। अविनाश ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था।
जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और अविनाश जी की पैकिंग भी तो करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी अविनाश को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लग गई थी और मैं आश्चर्य से अविनाश की तरफ देख रही थी। वह कहने लगे, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली में अविनाश जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि अविनाश ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले आएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझसे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही अविनाश कमरे में आए और मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे यहाँ इस भूत बंगले में नहीं रहना। आप तो मुझसे कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। आप अपने भाई से जाकर कह दो। मेरी बात सुनकर वह पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोले, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊँगा। मैंने कहा, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त चीखने की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगे, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लॉक करके रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अविनाश की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। अविनाश कुछ देर तक सोचते रहे, फिर कहने लगे कि ठीक है, मैं भाई से कह दूँ कर एक नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूँगा। तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। अविनाश को दिल्ली के लिए निकल चुके थे और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा लेती थी और लेट जाती थी। रात को जब उनको आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त उनको की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सिर हिलाने लगी
और कहने लगी, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो पता लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसीलिए उसे कहा कि मैं जानती हूँ कि यह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी कि आखिर पता भी तो चले कि यह सारा माजरा क्या है। मैंने रात को जब चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान ली कि सच्चाई क्या है इसका पता लगा कर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का तो नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे यह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़की की चीखों की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। अनुराग यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही थी आवाज़ सुनकर मैं यह सोच नहीं सकती कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर यह आवाज़ें मैं खुद से बात करने लगी थी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में यह इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ जी और औरतों के साथ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने पहली बार आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में यह सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते पीते हुए कहने लगे, अविनाश ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद ही मुस्कुराने लगे। फिर बोले कि अविनाश वहाँ बहुत बिजी हैं, शायद इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक काम और रहम दिल बना रहता है और रात को यही सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच रही थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी। इसीलिए मैं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर जा रही हूँ। मैंने जब दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। मेरे कमरे को हॉल से देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी, गांव की लग रही थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन
मेरे जेठ जी ने उसकी एक न सुनी। डर के मारे वह ज़्यादा देर तक हरी ना रह सकी, इसीलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और मेरी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही मैंने अविनाश को फ़ोन किया। मैंने कहा, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। आपने कहा था हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर वह आवाज़ एक गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह से जो जो आ रहा था मैंने सब अविनाश से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखा ना, जैसे हवेली की सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें अनुराग की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वह जान से मार डालेंगे वह तुम्हें। मैं अविनाश की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में सब पहले से ही जानते थे और वह भी मिले हुए थे। इन सब में मैंने फ़ोन बंद कर दिया और बुरा होता देख कर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस यह सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो अनुराग के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसीलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारियों का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि अनुराग कब ऊपर जाता है, इसीलिए मैं अपने खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की ओर पहुंच गई। अनुराग के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे अनुराग उस कमरे में आए और सामने सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 17 साल की लड़की उस कमरे में आई। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है। लेकिन अनुराग एकदम आराम से सोफे पर बैठा था। वह उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी और वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। इस बात से अनुराग को गुस्सा आ गया। उसने लड़की को ज़मीन पर पटक दिया। फिर उस लड़की की गर्दन पर उसने अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं यह सब देख नहीं पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया हुआ था। वहाँ खड़ी यह सब देख रही थी। फिर मेरे जेठ जी ने उस लड़की को पकड़कर अपना सिगरेट जला कर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। अनुराग तुरंत ही वहाँ से पीछे हट गए। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया कि कमरे में उस लड़की के अलावा और भी कोई है। इससे पहले ही वह मुझे ढूंढता मैं उस खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी। एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे की तरफ गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली
में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी थी। मैं एक घनी सी झाड़ी में छुप गई। वहाँ से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर लग रहा था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो उस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उसे पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो एक घना जंगल था। मैं वहाँ कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुँच गई थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते पर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाया रखा था। दिल्ली पहुँचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का हिस्सा खत्म हुआ और अनुराग के साथ साथ अविनाश भी पकड़ा गया था। वह भी गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उन्हें दूसरे देश में बेचते थे और उसको मार देते थे। और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे, इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। मैंने अब अविनाश से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि क्योंकि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी।